वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स की एनालिसिस कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एंट्री के लिए और चार्ट एनालिसिस के लिए। फिर हम 3 से 4 लाइव चार्ट्स पर अपनी एनालिसिस करेंगे और लास्ट पर हम देखेंगे कि मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स और लाइव जूम क्लासेस की लिंक मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी ज्वाइन करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने चार्ट की एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो होता है वीकली टाइम फ्रेम और होता है डेली टाइम फ्रेम। इस पे हम अपनी मेजर एनालिसिस करते हैं। इसमें हम अपना मेजर ट्रेंड ढूंढते हैं और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढते हैं और इसमें हम मेजर सेंटिमेंट्स ऑफ द स्टॉक ढूंढते हैं। क्या स्टॉक ऊपर जाने के सेंटिमेंट्स में है या स्टॉक नीचे जाने के सेंटिमेंट्स में है। यानी कि जो हमारी मेजर एनालिसिस है वो हम वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। इसके बाद हम आते हैं माइनर एनालिसिस करने के लिए आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पर अपनी माइनर एनालिसिस करनी है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट है और आपको इंट्राडे के वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अपनी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर हो तो आप अपनी एंट्रीज आवरली टाइम फ्रेम पर करोगे। लेकिन अगर आपको इंट्राडेज के कॉन्सेप्ट है तो आप अपनी एंट्रीज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। यहाँ पर हम 4 आवर टाइम फ्रेम और 8 आवर टाइम फ्रेम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ओपन रहता है। जो 4 आवर और 8 आवर की एनालिसिस होती है वो हम उन मार्केट्स में करते हैं जो 24 घंटे खुले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स मार्केट और होता है हमारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। वहाँ पर मार्केट जो है वो 24/7 वो खुला ही होता है। खासकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो फॉरेक्स होता है ये सैटरडे और संडे बंद होता है। तो इनमें हम 4 आवर एनालिसिस और 8 आवर एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसमें हम वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और आवरली एनालिसिस करते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग स्विंग ट्रेडिंग। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाए थे लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है ये मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ही पॉइंट्स रिपीट करूंगा 15-20 सेकंड में। सारे पॉइंट्स तो नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहला पार्ट बनाया था स्विंग ट्रेडिंग का। जो आपको पहला पॉइंट याद रखना है वो है होल्डिंग पीरियड। जो आपका मिनिमम होल्डिंग पीरियड होगा वो होगा 5 डेज और जो आपका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड होगा एक स्विंग ट्रेड में वो होगा 4 to 5 वीक्स। आप इससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपके प्रॉफिट्स चल रहे हैं और आप उन प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 3 to 4 डेज भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप मिनिमम 5 डेज तक होल्ड करो। जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो है एक्सपेक्टेड ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग में वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 5% से लेकर 25% तक। हमें इससे ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टॉक। यहाँ पर जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो मिनिमम हम 1:3 लेते हैं और मैक्सिमम हम 1:5 से लेकर 1:8 तक भी जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज के लिए नहीं जाते हैं लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप 1:2 रेशियोज के लिए भी जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में याद रखना है वो है प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। अगर आपकी एंट्री यहाँ बन रही है आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए। आप स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे नहीं लाओगे कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो घूम सकते हैं मेरी डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो बार बार चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट्स चल रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। रियल चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग या द ओनली वे टू यूज टेक्निकल एनालिसिस। ये आपको मैंने हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में सिखाया था कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं, कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली प्रेफरेंस है वो हम अपने ट्रेंड ट्रेडिंग देते हैं यानी कि जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा होगा हम उसी डायरेक्शन में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे और अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशंस बनाएंगे। जो दूसरी प्रेफरेंस होती है वो हम देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को।
फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, एक तो ट्रेंड ऊपर जा रहा है और अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि दो चीजें हमें बता रही है कि हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी है, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली बाइंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर हम रीटेस्ट का वेट करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते। तो इस हिसाब से आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। जो थर्ड प्रेफरेंस है वो हम देते हैं वॉल्यूम एनालिसिस को। जो हमारी फोर्थ प्रेफरेंस है वो हम देते हैं कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को, जिसमें आते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। जो कि एक बिगनर होता है वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो इन्हीं चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देता है। वो ना तो ट्रेंड देखता है, ना तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता है, ना तो वॉल्यूम एनालिसिस करता है। वो सीधे ही देखता है कि यहाँ पर तो हैमर कैंडल स्टिक बनी है, मुझे बाय या सेल करना है। सिमिलरली यहाँ पर तो डबल टॉप बना है, हेड एंड शोल्डर बना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम डायरेक्टली इन चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस हम ट्रेंड को देते हैं, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देते हैं। जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स है, इनकी फेलियर रेट्स बहुत ज्यादा है। जो फिफ्थ प्रेफरेंस है वो होता है इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल आरएसआई, मैकडी, बॉलिंजर बैंड्स, हम इनको फिफ्थ नंबर पर प्रेफरेंस देते हैं। यानी कि जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर्स हमें क्या दिखा रहा है। अगर मुझे ट्रेंड दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे इंडिकेटर दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है वो सेलिंग के मोड में है, तो यहाँ पर मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा, यहाँ पर मैं इंडिकेटर के साथ नहीं जाऊंगा। अगर मुझे इंडिकेटर दिखा रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और मुझे ट्रेंड भी दिखा रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, तब मैं इंडिकेटर के साथ जा सकता हूँ। तो ये प्रेफरेंस आपको जिंदगी भर के लिए याद रखनी है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अब यहाँ पर है मैनुअल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। ये वाला आपको मैंने मैनुअल लिस्ट दिया था और मैंने आपको दिखाया था कि हम स्क्रीनर्स का यूज कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको चार्टिंग स्क्रीनर और टिकर टैब का इस्तेमाल सिखाया था। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में अपनी ट्रेडिंग करेंगे। और ये वाले जो स्टॉक्स है ये निफ्टी 100 के स्टॉक्स है। इसमें मैंने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स रखे हैं जिनमें अच्छा खासा मूवमेंट आता है और जिनमें ट्रैपिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिप्ला है, जाइडस है, प्रिकॉल, ग्रेन्यूल्स, ITC, इन्फोसिस, SBI बैंक, BPCL, मैरिको, एस्ट्रॉल LTD, HPCL, NMDC, पेट्रोनेट LPG, इंडस टावर, SBI कार्ड्स, बजाज फिनवर्स, साइमंस, जिंदल स्टील, JSW स्टील, TVS मोटर्स, ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स है। तो हम जो अपनी एनालिसिस है इन्हीं स्टॉक्स में करेंगे और हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग की एंट्रीज भी इन्हीं स्टॉक्स में करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम चार्ट एनालिसिस के दौरान कौन कौन से टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज करेंगे और हम चार्ट एनालिसिस के दौरान क्या क्या देखेंगे। उसके बाद हम अपने रियल चार्ट्स पर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि हम आइडेंटिफाई ट्रेंड करेंगे, क्या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हम ड्रा करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। लेकिन अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस आता है तो हम सप्लाई एंड डिमांड एरियाज भी ड्रा कर सकते हैं। जो हम मूविंग एवरेजेस स्विंग ट्रेडिंग में यूज करेंगे वो होगा 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, 100 एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैं SMA का यूज करूंगा, यहाँ पर मैं EMA का यूज नहीं करूंगा। आप EMA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो हमें SMA से ही मिले हैं। मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में EMA का यूज करता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ। उसके बाद जो हम इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे यूज करेंगे वो होगा RSI या MACD। आपको स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट पर RSI और MACD एक साथ यूज नहीं करने हैं। मैंने आपको इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में सिखाया था कि हम दो मोमेंटम इंडिकेटर्स को एक साथ यूज नहीं करते हैं, इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो या तो हम अपने चार्ट पे RSI इस्तेमाल करेंगे या तो हम MACD इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर मैं आपको प्रेफर करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए MACD, अगर आपको उतनी एनालिसिस नहीं आती है। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी एनालिसिस आती है तो आप RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिवोट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और वॉल्यूम की एनालिसिस हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन विद निफ्टी 50। हम इसमें अंडर परफॉर्मर्स और आउट परफॉर्मर्स ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी नीचे गया फिर ऊपर गया, आधे स्टॉक्स हमें दिखेंगे कि वो थोड़ा नीचे आए और बहुत ज्यादा ऊपर गए, इसको हम कहेंगे आउट परफॉर्मर एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। या अगर निफ्टी 50 ऐसे ही रहा कि नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, आधे स्टॉक्स क्या होंगे वो नीचे आए, थोड़ा ऊपर गए, फिर से नीचे अभी जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे आउट परफॉर्मर। और अगर हमें दिख रहा है कि निफ्टी जो है नीचे है वो फिर ऊपर गया और हमें और एक स्टॉक मिल रहा है वो अभी नीचे ही जा रहा है, थोड़ा आया है, इसको हम कहेंगे अंडर परफॉर्मर। यानी कि हम अंडर परफॉर्मर्स और ओवर परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी देख सकते हैं।
सबसे पहले हम अपनी एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे करेंगे, उसके बाद हम बाकी चार्ट्स भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो इस अप ट्रेंड में मैं सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा और इस हाईएस्ट पॉइंट पर एक मैं रेजिस्टेंस ड्रा करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये क्लियरली हायर लोज का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर हायर लो है, यहाँ पर हायर लो है। तो हम इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी बाइंग की पोजीशंस देख सकते हैं। इसके बाद में अपनी एनालिसिस जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेंड लाइन और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अच्छा खासा वर्क कर रहा है और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि प्राइसेस एक कंसोलिडेशन रेंज में थे नियर दिस ट्रेंड लाइन और इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के बाद हम अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, यानी कि अभी हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा या तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे हम रख सकते हैं अगर आप ज्यादा सेफ खेलते हो वो, या तो आप यहाँ पर इसी लो के नीचे रख सकते हो। लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्रीज नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आना है आवरली टाइम फ्रेम पर, यानी कि हमने बड़े 2 टाइम फ्रेम्स पर देखा कि हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है, वो भी बाइंग साइड, क्योंकि ट्रेंड अप साइड है। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI लगाऊंगा। तो RSI आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर 60 को अप्रोच कर रही है। तो आपको मैंने सिखाया है जैसे ही 60 लाइन को क्रॉस करेगी अप ट्रेंड में हम अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। और जो दूसरा सिनेरियो होता है, अगर इसने पहले ही 60 लाइन को क्रॉस किया होता है, हम यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी एंट्रीज बनाते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर 3 चीजें कंफर्म करके दे रही है, एक तो इंडिकेटर, दूसरा है ट्रेंड और तीसरा है ट्रेंड लाइन। इसके बाद हम अपने आवरली टाइम फ्रेम पर आएंगे। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो जो कि RSI है वो रीटेस्ट को आ रहा है, यानी कि हमारी एंट्रीज यहाँ पर रीटेस्ट के बाद बनेगी। तो अगर मैं इसे बड़ा करूँ इस चार्ट को, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं इस पॉइंट पर जैसे ही इस कंसोलिडेशन पीरियड का रीटेस्ट होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो या तो इस पॉइंट पर होगा या तो वो इस पॉइंट पर हो सकता है। मैं फिलहाल यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और जो हमारा टारगेट होगा वो इस रेजिस्टेंस तक होगा, यानी कि जो इस वक्त हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है वो 1:4 का है। तो अगर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम 1 पॉइंट गवाएंगे, लेकिन अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हमें उससे 4 टाइम्स ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री तभी बनेगी जब प्राइसेस इस पॉइंट पर रीटेस्ट के लिए कंप्लीटली आएंगे, या आप डायरेक्टली बना सकते हो जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा। तो 2 सिनेरियोज है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर मैं यहाँ पर और कोई इंडिकेटर यूज करूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं इस कंसोलिडेशन रेंज को भी हटाता हूँ। अगर मैं और कोई इंडिकेटर यूज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूज करूंगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी कि मैकडी। तो मैकडी भी मुझे यहाँ पर बाइंग का सिग्नल दिखा रहा है, इसने यही पर सिग्नल हमें दिखाया है। अभी ये यहाँ पर हमें रीटेस्ट का वेट करने के लिए बता रहा है, या तो ये एक सेलिंग सिग्नल दे सकता है और ये 0 लाइन पे आके रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड्स अगर हम देखें तो बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, फिर यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि जहाँ पर मैंने एंट्री अभी लगाई है बॉलिंजर बैंड्स ने ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री को ट्रिगर किया था। तो यहाँ पर हमारी बाइंग की पोजीशंस बन रही है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि सबसे पहले हम इसी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं इस चार्ट को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, पहली लेवल ये होगी जहाँ मोस्ट नंबर ऑफ टच हुए हैं, सेकंड लेवल ये होगी और जो थर्ड लेवल होगी वो इसका हाई होगा जो कि रिसेंटली बना है। तो और इससे नीचे मैं अभी ड्रा नहीं करूंगा और यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रा कर सकता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स जो है वो सीधे ही ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइसेस जो है वो अभी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर आऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं देख सकता हूँ, पहले मैं इस चार्ट को रीसेट करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर इसने एक कंसोलिडेशन लिया है बिटवीन दिस सपोर्ट एंड बिटवीन दिस रेजिस्टेंस। फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है प्राइसेस जो है वो ऊपर की लेवल पर अब सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि प्राइसेस जो है वो अब ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिए हैं और यहाँ पर अभी एक सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर अब कंसोलिडेशन हो रही है इसका अब ब्रेकआउट होने को तैयार है, यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है अभी। तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा करूँ, जैसे ही इस बॉक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो
और जो आपका स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल, यानी कि जो यहाँ पर ये ग्रीन बड़ा कैंडल है, पहले मैं इस बॉक्स को डिलीट करता हूँ, यानी कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल बड़ा है इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा, या आप इसके नीचे भी रख सकते हो। और आपका टारगेट होगा ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल, और जैसे ही प्राइस इस पर पहुंच जाएंगे आप अपनी पार्शियल पोजीशंस बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, जहां पर हम अपनी मेन एंट्रीज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर भी देखूं तो प्राइस जो है वो अभी सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और ब्रेकआउट के नजदीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर ये पहला लो है, इससे हायर लो है, फिर थर्ड हायर लो है, फोर्थ हायर लो है, यानी कि हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर आप अपने टारगेट्स बुक कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। और सेकंड स्टॉप लॉस अगर आप बढ़ाना चाहते तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हमें 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। मैंने कहा ना हम मिनिमम 1:3 लेते हैं, 1:3 से नीचे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप इंडिकेटर्स का यूज करें लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इस वक्त बोलिंजर बैंड्स का यूज करूँ तो बोलिंजर बैंड्स भी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी कि प्राइसेस में अभी भी मूवमेंट आ सकती है। और जो आपकी एंट्री है वो तो या इस बोलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज पर मिल सकती है आपको एंट्री, या तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ले सकते हो। और सिमिलरली अगर हम मैकडी का इस्तेमाल करें तो मैकडी भी आप देख सकते हो कि रीटेस्ट के बाद ही ऊपर गया है। तो यहाँ पर अभी टाटा मोटर्स में आपको एंट्री का मौका मिल सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे वो है टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है। सबसे पहले हम इस वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीवीएस मोटर्स क्लियरली एक अपटर्न में है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और इस वक्त ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी कि 1480 पर है ये इस वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर होगा हमारा, रेजिस्टेंस तीसरा होगा वो यहाँ पर हमारा होगा, और बस इस लेवल तक हम यही इतना ही ड्रा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है जिसे हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं, यानी कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कंसोलिडेशन लिया, फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है और सीधे ही प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि ये वाला ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट होगा। यानी कि जब आपको देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसके बाद अब हम इसे देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम्स पर, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट किया है। तो मैं इस चार्ट को रीसेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, या तो आप सीधे ही एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, या आप वेट कर सकते हो कि प्राइसेस ऊपर गए, अब रीटेस्ट के बाद अगर प्राइसेस फिर से ऊपर गए तो वो एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी एग्रेसिव एंट्रीज बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन डायरेक्टली इस पॉइंट पर बना सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर होगा, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट्स का, और आपका टारगेट जो है वो ओपन होगा क्योंकि प्राइस जो है वो इस वक्त हाई पर है। तो हम यहाँ पर मिनिमम 1:3 बुक करेंगे। अगर आपको लग रहा है उसके बाद भी प्राइसेस में कैपेसिटी है ऊपर जाने की तो हम 1:5 से लेकर 1:8 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी इंडेक्स में भी स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये वाला जो स्टॉक है ये पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। तो अगर हम इसे निफ्टी के साथ कंपैरिजन करें तो निफ्टी हम देख सकते हैं कि पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया, अब फिर से ऊपर जा रहा है अपने हाईज की तरफ। लेकिन ये वाला जो स्टॉक है ये पहले ही हाईज के पास है, तो इसे हम कहेंगे आउट परफॉर्मर, यानी कि जैसे ही अब निफ्टी का हाई ब्रेक होगा इसमें खतरनाक मोमेंटम आएगा जो कि प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप निफ्टी जो है वो धीरे धीरे गिरने लगा तो ये रीटेस्ट की तरफ आ सकता है। तो इन स्टॉक्स में क्या होता है कि जो आउट परफॉर्मर होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडेक्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रही है नियर रेजिस्टेंस। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपकी एंट्री बन सकती है और आप मिनिमम 1:3 बुक कर सकते हो, या आप 1:5 से लेकर 1:8 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है इस वक्त अपने हाई के पास है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है जो कि बस 5 पॉइंट का है, और आपका टारगेट जो है वो तकरीबन 20 पॉइंट से 50 पॉइंट तक भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि हम अपनी चार्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है।
फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करते हैं। फिर हम इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हैं, या देखते हैं कि क्या ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट मिल रहा है। और मेन चीज़ जो यहाँ पर होती है वो होती है ट्रेंड की डायरेक्शन। और एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको उनमें फंडामेंटल एनालिसिस देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा RSI यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर यूज़ करने की अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। और मैंने आपको कहा था आप यूज़ कर सकते हो मैकडी और आप यूज़ कर सकते हो बॉलिंजर बैंड्स। अब हम देखेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है यूजिंग टू मैनी स्ट्रैटेजीज, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं करनी है। आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना है और उनके बाद उन्हीं स्ट्रैटेजीज को आपको यूज़ करना है। उसके बाद होता है इंडिकेटर्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। RSI, मैकडी, बॉलिंजर बैंड्स और आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको किसी भी काम नहीं आएंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी सीख सकते हो, वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद है आपको टिप्स नहीं लेनी है और आपको टू मैनी टूल्स यूज़ नहीं करने। आप नहीं देखोगे कि मैं अब स्क्रीनर देखूंगा, अब मैं वो स्क्रीनर देखूंगा, मैं टेलीग्राम से देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं देखूंगा कि न्यूज़ में क्या बता रहा है। तो आपको वैसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टिप्स की बात करूँ तो अभी मैंने आपको 2-3 स्टॉक्स की एनालिसिस करके दी, तो आपको ये नहीं करना है कि उन्हीं स्टॉक्स में आपको अपनी ट्रेड्स बनाने हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं बस सिखाने के लिए आपको बता रहा था कि हम स्विंग ट्रेडिंग में चार्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको भी उसी तरीके से अपनी एनालिसिस करनी है और आपको अपने लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं और उसके बाद आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। जो सेकंड मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है वो है ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी स्ट्रैटेजीज विदाउट बैक टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई कि जब 60 के ऊपर जाएगा या 60 लेवल पे रीटेस्ट होगा RSI के, हम अपनी बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं जब प्राइसेस अप टर्न में होते हैं। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसे बैक टेस्ट करना है। फिर आप देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, फिर उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी पर एक्ट कर सकते हो। उसके बाद है ट्रेडिंग बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको याद रखना है हम ना तो इवेंट्स को ट्रेड करते हैं ना तो हम न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, यानी कि ना तो न्यूज़ के बेस पे हमें ट्रेड करना है ना तो इवेंट के बेस पे हमें ट्रेड करना है। हम अपनी एनालिसिस करते हैं, हम उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। चौथी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस 100 से नीचे या 50 से नीचे होती है। सिंपल भाषा में कहूँ वो सारे स्टॉक्स जिनमें सर्किट लगता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो ऐसे सीढ़ियों की तरह चलते हैं, यानी कि हर दिन वो 4% से लेकर 5% तक ऊपर या नीचे खुलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। वो स्टॉक्स जो 1 रुपये में, 2 रुपये में, 10 रुपये में पड़ते हैं वो सारे स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं। चार्ट में मैंने इसके लिए फार्मूला दिया था आपको पिछले वीडियो में। वो सारे स्टॉक्स हम ट्रेड करेंगे जो 100 से ऊपर ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग विदाउट प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस नहीं रखते, फिर उनके लॉसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड होना चाहिए और आप उसके बाद उस स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहोगे। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।